नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के न्यू साइंस जिज्ञासा के लेसन नंबर 2 सजीव जगत में विविधता की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करने वाले हैं। और साथियों, इस वीडियो में आपके लेसन नंबर 2 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। लेसन नंबर 2 है आपका सजीव जगत में विविधता। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है आपके जिज्ञासा का। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए बहुविकल्प प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक विद्यार्थी ने मिट्टी से एक नवोद्भिद पौधा खोद निकाला और परीक्षण किया कि उसके 7 पौधों का एक भाग भी बाहर निकल आया है। उस भाग से बाल जैसी संरचनाएं निकली हुई थी। इस पौधे का कौन सा भाग हो सकता है? आपको यहाँ पर चित्र दिखाया गया है कि इस प्रकार से एक पौधा मिट्टी में से बाहर निकाला, तो इसके साथ में इस प्रकार की संरचनाएं बाल जैसी यह दिख रही है, बाल जैसी संरचनाएं भी बाहर निकल आई। तो यह पौधे का कौन सा भाग है? तो यह जड़ें होती है और इन्हें हम मूल भी कहते हैं। तो पुष्प, पत्ते, तना या फिर मूल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी वाला मूल। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है दूसरे क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पर पीपल का एक पत्ता बना हुआ है। बड़े ही ध्यान से इस लेसन नंबर 2 का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में पीपल के पत्ते को दर्शाया गया है। पत्ते के सिरा विन्यास के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, समानांतर सिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली जैसी सिराएं दिखाई दे रही है। बी वाला है समानांतर सिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में समानांतर सिराएं दिखाई दे रही है। सी वाला है जाली का रूपी सिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली जैसी सिराएं दिखाई दे रही है। और डी वाला है आपका जाली का रूपी सिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में समानांतर सिराएं दिखाई दे रही है। तो इसका सही आंसर आपका यह वाला है कि जाली का रूपी सिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली जैसी सिराएं दिखाई दे रही है। मैं इसी लेसन में आपको यह जो समानांतर सिरा विन्यास और आपके जाली का सिरा विन्यास दोनों को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर इस प्रकार की डिजाइन बनी हुई है। इस प्रकार की डिजाइन है, ये आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार की डिजाइन है। तो यह जो डिजाइन है, यह डिजाइन कहलाती है आपकी जाली का रूपी सिरा विन्यास। और समानांतर का अर्थ यहाँ पर होता है कि एक लाइन एक लाइन ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। और तीसरी लाइन भी इस प्रकार से हो सकती है, यह भी एक दूसरे के समानांतर है। तो यह इस प्रकार की डिजाइन नहीं रखता है, यह जाली का रूपी सिरा विन्यास कहलाता है। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में आप सिर्फ लिखने से मतलब रखते हैं, तो पहले आप इसे समझ लीजिए, समझने के बाद लिखना बेहतर होता है। विद्यार्थी नीचे तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न पौधों का परीक्षण करता है। आप विद्यार्थी है और आपको यहाँ पर पीपल, आम, नीम, केला और घास, ये 4 प्रकार के पौधे दिए गए हैं। इनकी पत्तियां दी गई है। तो इन पत्तियों के अंदर आपको कौन सा सिरा विन्यास दिखाई देता है, यह आपको बताना है। कौन सा पूछा जा रहा है, वह नीचे लिखा हुआ है कि विद्यार्थी इनमें से किन पौधों में समानांतर सिरा विन्यास देखते हैं। तो आपको इनमें, इन पत्तियों के अंदर समानांतर सिरा विन्यास कहाँ पर देखने को मिल रहा है, वह दिखाना है। चलिए देखते हैं। अभी हमने जस्ट देखा था पिछले क्वेश्चन में कि यह जो इसकी पत्ती की संरचना है, यह जाली का रूपी सिरा विन्यास है। तो आपका जो पीपल है, यह तो हो जाता है कट। अब आप इसे देखें, यह है आप का आम का पत्ता। इस आम के पत्ते में भी कुछ इस प्रकार की डिजाइन ही आपको दिखाई देगी जो कि पीपल के पत्ते पर थी। तो यह भी आपका यहाँ पर होता है कट। अब तीसरे नंबर पर यहाँ पर नीम। नीम के अंदर भी कुछ इस प्रकार की डिजाइन ही पत्ते पर आपको देखने को मिलती है। तो यह भी जाली का रूपी सिरा विन्यास कहलाता है। तो आपकी यहाँ पर नीम भी हो जाती है कट। बचता है केला और घास, इसे भी देख लेते हैं। तो केले के अंदर देखेंगे आप, केले के पत्ते को बड़े ही ध्यान से, इस लेसन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है। मैं ये कहूँगा आपसे कि समझना है।
और शिक्षक साथी बच्चों को ये वीडियोस जरूर दिखाएं, सजेस्ट करें, ताकि वे इन लेसनों को रटे नहीं समझे। तो यहाँ पर इस प्रकार की आप देखेंगे पैरेलल, एक दूसरे के समानांतर, इस प्रकार से सिरा विन्यास आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पीपल के पत्ते पर आपका जो सिरा विन्यास है वह समानांतर सिरा विन्यास कहलाता है। अब बात आती है घास की। घास में आप बहुत ही कंफ्यूज होंगे। घास में आप देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार की लाइन आपको दिखाई देगी। इस प्रकार से दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चली जा रही। ऐसा नहीं कि आड़ी लाइनें ही समानांतर होती है, यदि लाइन इस प्रकार की हो तो यह भी समानांतर ही कहलाएगी। हमेशा याद रखिए समान अंतर। समान अंतर का अर्थ है कि समानांतर दो रेखाएं हैं, इसका अर्थ है कि दोनों रेखाओं को आप कितना भी आगे की तरफ बढ़ा लेंगे वे या फिर पीछे की तरफ हटा लेंगे, वे दोनों रेखाएं एक दूसरे पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेगी, इंटरसेक्ट नहीं होगी। देन उसे हम कहेंगे एक दूसरे के ये पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर केला और घास ये दोनों समानांतर सिरा विन्यास रखते हैं पत्तियों के अंदर। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पर डी वाला हो जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको यहाँ पर दो पौधों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों पौधों की जड़ें यहाँ पर दिखाई गई है और का, खा, गा करके ऑप्शन दिए गए हैं और उन्हें चिन्हित भी किया गया है कि का कौन है, खा कौन है और गा कौन है। अब आप देखेंगे का वाली लाइन यहाँ पर आ रही है, खा वाली लाइन यहाँ पर आ रही है और गा जो है इसमें आपको रेशेदार या इस प्रकार से बाल नुमा जड़ें दिखाई दे रही है। अब आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों के नाम का वर्णन करता है जिन्हें का, खा और गा के रूप में नामांकित किया गया है? तो अब आप इस चित्र के अंदर देखिए कि ये क्या है, का क्या है, खा क्या और गा क्या है। आपको बड़े ही ध्यान से इन चित्रों को समझना है, क्योंकि यह जो लेसन है बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इसे यदि आप समझेंगे तो ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। यदि रटने की कोशिश करेंगे तो 1 से 2 दिन में आप भूल जाएंगे। का आपके यहाँ पर मूसला जड़ें हैं। ये जो मोटी मोटी जड़ें दिखाई दे रही है इन्हें हम कहेंगे मूसला जड़ें। तो का आपकी मूसला जड़ें हैं। खा जो है इन मूसला जड़ों से निकलने वाली छोटी इस प्रकार की जड़ें है, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है। तो इस प्रकार की छोटी जड़ें हैं जिन्हें हम कहेंगे पार्श्व जड़ें। इसके बाद आपकी गा वाले में ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर पतली पतली इस प्रकार से रेशेदार बालनुमा जड़ें निकल रही है जिन्हें हम कहते हैं रेशेदार जड़ या फिर मूल। तो यहाँ पर आप गा को कहेंगे रेशेदार जड़ें। तो ये देख लेते हैं कहाँ पर एक का है मूसला जड़े। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन इसके लिए सही बैठता है। का मूसला जड़े, खा पार्श्व जड़े हैं और गा इसके रेशेदार जड़े हैं। चलिए इसके बाद ऑप्शन 5वां है यहाँ पर, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है? मतलब जो ठंडे प्रदेश में जीव जंतु रहते हैं उन जीवों की क्या विशेषता इन ऑप्शनों में से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नहीं के कारण आपको नहीं ही देखना है। पतली त्वचा, पतली त्वचा ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की नहीं होना चाहिए। यदि पतली त्वचा रहेगी तो उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी तो और वे मर जाएंगे, वे उस वातावरण में नहीं रह पाएंगे। तो इस नहीं के कारण आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाता है। मोटी त्वचा, तो उन जीवों की मोटी त्वचा होना चाहिए, त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण भी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। अब ऑप्शन ए आपका यहाँ पर 1 2 3 करके दिए गए, इन तीनों में ये वाला सही है, यह वाला इस नहीं के कारण गलत है और यह इस नहीं के कारण गलत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए के अंदर आपको दिया गया है केवल 1, तो केवल यह वाला ही सही है। तो केवल 1 पतली त्वचा उन जीवों की सुरक्षा के लिए अनुकूलता में नहीं पाई जाती है। चलिए इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अनुराधा अपने विद्यालय के बगीचे में देखती है कि कुछ पौधों की लता कोमल है
और उन्हें चढ़ने और आगे बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है, वह लता है। उस लता को क्या कहेंगे? तो जिन लताओं को आपको वन वर्ड में ही इसकी डेफिनेशन याद होना चाहिए कि जिन लताओं को चढ़ने और बढ़ने के लिए किसी अन्य पौधे या पेड़ की या सहारे की आवश्यकता होती है, उन लता को हम आरोही लताएं कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 के अंदर आपको फिर एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर चित्र में दर्शाए बीज पत्र को ध्यान पूर्वक देखकर निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा उसमें बीज पत्र, शिराविन्यास और जड़ के प्रकार का पता लगाएं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर आपको इसमें बीज पत्र कौन सा है, शिराविन्यास कौन सा है और जड़ें कैसी है, इसका पता लगाना है। तो पहले तो हमें इस चित्र को देखकर ही पता होना चाहिए कि ये किसका चित्र है। यह चने का, अंकुरित चने का चित्र दिया गया है, जो कि एक द्विबीजीय बीज पत्र होता है। तो यहाँ पर द्विबीजीय बीज पत्र है। ये आपका चना वन वर्ड में ही आपको याद रखना है कि चना कैसा है, द्विबीजीय बीज पत्र होता है इसका। तो यह बीज पत्र आपका द्विबीजीय हो जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर पूछी गई है कि इसका सिरा विन्यास कैसा होता है। तो इसका जो सिरा विन्यास है वह जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। और तीसरा इसके अंदर पूछा गया है कि इसकी जड़ें कैसी होती है। तो इसकी जो जड़ें है वो मूसला जड़ें होती है। तो इसका सही आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। द्विबीजीय बीजपत्र होता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है और मूसला इसकी जड़ें होती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 है। सविता की माँ ने बगीचे में सब्जियों के पौधे लगाए। सविता ने बगीचे में लगे टमाटर के पौधे से कुछ टमाटर तोड़ते समय यह ध्यान दिया कि इस पौधे का तना कोमल है, हरा है। आप पता लगाइए इसे किस वर्ग में रखा जा सकता है। आपको क्लियरली यह दिमाग में होना चाहिए कि जिस पौधे का तना कैसा हो, कोमल हो, हरा हो, ठीक है। और कहाँ पर है ये? बगीचे के अंदर, सब्जियों के बगीचे में, ठीक है। इतने कीवर्ड आपको इस चीज को पता लगाने के लिए पर्याप्त है। तो वहां पर यह भी कहा गया है कि टमाटर के पौधे से कुछ टमाटर तोड़ते समय, तो यहाँ पर पौधे का नाम भी बता दिया गया है आपको। टमाटर चित्र चाहे मैंने यहाँ पर बना दिया हो, लेकिन आपको यहाँ पर आपकी बुक में चित्र नहीं दिया गया। तो इतने कीवर्ड के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये शाख है। क्या है ये? शाख है। यह झाड़ी भी नहीं है, यह वृक्ष भी नहीं है। तो यह पौधा आपका टमाटर का शाख का पौधा होता है। शाख प्रजाति या शाख, या हम कह सकते हैं कि टमाटर के पौधे को हम शाख के अंदर रखेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 है। एक विद्यार्थी द्वारा शंक्वाकार वृक्ष का चित्र बनाया गया। इस प्रकार का कोई चित्र बनाया जिसकी पत्तियां नुकीली और शाखाएं लचीली झुकी हुई प्रतीत होती है। यह वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऐसे वृक्ष आपने देखे होंगे, इस प्रकार के वृक्ष हैं, इस प्रकार के उसके शाखाएं नीचे की तरफ होती है और पत्तियां भी इस प्रकार से नीचे की तरफ उसकी झुकी हुई आपको दिख जाएगी। इस प्रकार से झुकी हुई पत्तियां दिख जाएगी। ये अमूमन जो होते हैं पौधे, इस प्रकार के पेड़ वृक्ष, वे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, पर्वतीय क्षेत्र। फिर से आपको प्रश्न दोहराता हूं कि एक विद्यार्थी द्वारा शंक्वाकार वृक्ष का चित्र बनाया गया जिसकी पत्तियां नुकीली, शाखाएं लचीली और झुकी हुई प्रतीत होती है। यह वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह वृक्ष जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपको यहाँ पर कुछ वर्ड भी दिए गए हैं। पवित्र उपमान, भिन्न, समूहन, समानांतर, जालिका रूपी और अनुकूलन। इनके अंदर से ही आपको छांटकर इनमें फिल करना है। चलिए पहला देखते हैं इसका। पौधे और जंतुओं को
उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को क्या कहेंगे? उस विधि का नाम होता है समूहन। दूसरा है सामान्यतः एक बीजीय पौधे, कैसा वर्ड यूज किया गया है? सामान्यतः एक बीजीय पौधे की पत्तियों में खालिस्तान सिरा विन्यास। तो दो प्रकार के सिरा विन्यास है, आपको इस लेसन में पढ़ने को मिलेंगे, जालिका रूपी और समानांतर सिरा विन्यास। जो एक बीज पत्री पौधा होता है, उस पौधे की पत्तियों में जो सिरा विन्यास पाया जाता है वह समानांतर सिरा विन्यास होता है। और द्विबीजीय पौधे या द्विबीज पत्री पौधे के पत्तियों के अंदर जो सिरा विन्यास होता है वह जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। तो यह आपको वन वर्ड में ही याद रखना है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। पांचवा है आपका पवित्र उपवन, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स मैंने पढ़ दिया, का संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और किसी को भी किसी जीव जंतु पेड़ों या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं होती है। तो जो पवित्र उपवन होता है वहां पर सबका दायित्व बनता है कि वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं का, वहां क्षेत्र के पेड़ पौधों का ध्यान रखे और कोई भी नुकसान ना पहुंचाने पाए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5, फिल इन द ब्लैंक्स से, पौधों और जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषताओं को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अनुकूलन। चाहे ठंडे प्रदेश में हो, चाहे गर्म रेगिस्तान में हो, जो जीव जंतु, जो पौधे वहां पर होते हैं वे उस वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। तो इनकी इस विशेषता को ही हम अनुकूलन कहते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है अति लघुत्तरीय प्रश्नों से। साथियों, यदि आप और भी, चलिए, कठोरता के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है, यह क्वेश्चन आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है और 2026 की एग्जाम में यह आपसे पूछा जा सकता है कि कठोरता के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनको दो उदाहरणों के द्वारा समझाइए। तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर यही आपको लिखना है और याद करना है और समझना है कि कठोरता के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक आपका शाक कहलाता है, दूसरा आपका झाड़ी है और तीसरा आपका वृक्ष है। अब शाक के अंदर कौन कौन आते हैं? तो शाक के अंदर टमाटर और बैंगन आते हैं, और भी कई पेड़ पौधे आते हैं, लेकिन अभी हमने जो उदाहरण देखे साग और बैंगन के, क्योंकि इसके अंदर 2 पूछे गए इसलिए हम 2 के नाम लिख रहे हैं। आप हो सकता है कि कुछ और भी यहाँ पर इनके लिखें तो वह भी सही होगा। झाड़ी के अंदर गुलाब और गेंदे ये दोनों आते हैं। वृक्ष में आप कई वृक्ष हैं, किसी का भी नाम लिख दीजिए। तो वृक्ष के अंदर हम ले सकते हैं आम और नीम के वृक्ष को, इसके बाद आप बमूल को भी ले सकते हैं और अन्य किसी वृक्ष का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट IMP क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बड़े ध्यान से इसे समझ लीजिए, ये इस लेसन नंबर 2 का सार ही आपको देखने को मिल रहा है। नीचे दिए फ्लो चार्ट में का और खा के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, यह आपको बुक के पेज नंबर 20 के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित रिलेटेड जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। यहाँ पर पौधों की बात की जा रही है, पौधों में हाँ लिखा हुआ है कि हाँ पौधे हैं। क्या इनमें पत्तियां हैं? मतलब इसमें पत्तियां हैं। अब इन पत्तियों के आधार पर इनको वर्गीकृत भी किया गया है, तो आपको पहले तो इनको पहचान में आना चाहिए कि ये क्या है। तो ये जो दिया गया है ये आपका चने का पौधा है, चने का अंकुरण है, और ये दिया गया है आपका मक्का। तो ये एक तरफ है चना, एक तरफ है मक्का का पौधा। चलिए इनके बारे में अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। का यहाँ पर मक्का है और खा आपके यहाँ पर चना है। सिरा विन्यास की बात करें तो का के अंदर जो मक्का है इसके
सिरा विन्यास में समानांतर सिरा विन्यास होता है, तो समानांतर सिरा विन्यास। और जो चना है इसका सिरा विन्यास कैसा होता है, तो इसका सिरा विन्यास होता है जालिका रूपी सिरा विन्यास। अब आगे बढ़ें तो ये कैसा बीजपत्री होता है, जो मक्का होता है, जो मक्का का बीज होता है वह एक पत्री बीज होता है। इसके विपरीत जो चना होता है वह द्विबीजपत्री पौधा होता है। इसके बाद इनकी जड़ों की यदि बात करें तो इसके अंदर झकड़ा जड़ तंत्र होता है। इसकी जो जड़ें होती है वह झकड़ा जड़ें होती किसकी, मक्का की। और जो चना होता है उसकी जो जड़ें होती है वह मूसला जड़ तंत्र वाली होती है, यानी कि मूसला उसकी जड़ें होती है। इसके बाद यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है यह दिया गया है मक्का का, जिसकी पहचान आपको सबसे पहले ही कर लेनी है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपको जो चित्र दिया गया है वह चने का दिया गया है, तो इसकी पहचान आपको करना आना चाहिए कि यह मक्का है और यह आपका चना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, और यह भी आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन दिया गया है। दी गई तालिका में जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग लिखिए। आपको यहाँ पर मैंने चित्र भी बनाकर दिखाए हैं। इस प्रकार के चित्र आप देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पर 10 प्रकार के जीव जंतु दिखाए गए हैं। इनके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको फिल करना है। यहाँ पर क्रमांक है, यहाँ पर जंतुओं के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी गति का प्रकार, और यहाँ पर गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। जैसे तिलचट्टा, तिलचट्टे के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह गति कैसी करता है, यह गति करता है चलने की। तिलचट्टा चलता भी है। इन चित्रों में से आपको छांटना है कि तिलचट्टा कौन सा है। पहले तो ये देखिए आपके तिलचट्टा कहाँ है। 10 चित्र आपको दिए गए हैं, 10 में से ये आपका यहाँ पर तिलचट्टा दिया गया है। यह तिलचट्टा है, यह चलता भी है और उड़ता भी है। तो चलता कैसे है, पैरों से चलता है, और उड़ता कैसे है, अपने पंखों से उड़ता है। दूसरे नंबर पर दिया गया है केचुआ। केचुआ कहाँ है, केचुआ आपका यह वाला है, इसे आप केचुआ कहते हैं। यह चलता है, उड़ता नहीं है। और कैसे चलता है, यह अपनी मांसपेशियों की सहायता से चलता है। तीसरे नंबर पर दिया गया है गाय। गाय क्या करती है, चलती है या उड़ती है? गाय हमेशा चलती है। और चलती कैसे, अपने 4 पैरों से, तो हम सिर्फ लिखेंगे पैरों से चलती है। चौथे नंबर पर है तितली, तो यह आपकी गाय का चित्र हो गया। तितली, तितली क्या करती है, उड़ती है, चलती नहीं है। तो तितली के बारे में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है उड़ना। उड़ते कैसे है, अपने पंखों से उड़ती है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से तितली का भी चित्र दिखाई दे जाएगा। चलिए इसके बाद तोता। तोता क्या करता है, उड़ता है। और उड़ता कैसे है, अपने पंखों की सहायता से। नेक्स्ट है आपकी छिपकली। तो तोता आपका यहाँ पर दिया गया है, यह वाला आपका तोते का चित्र है, जिसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं। छिपकली चलती है, उड़ती नहीं है। यह छिपकली का चित्र दिया गया है, जो कैसे चलती है, अपने पैरों से यह चलती है। इसके बाद मेंढक। मेंढक क्या करती है, उड़ती है या चलती है? तो मेंढक चलती है सिर्फ। और कैसे चलती है, अपने पैरों की सहायता से चलती है। नेक्स्ट आपको दिया गया है मक्खी। तो यह आपका मेंढक का भी चित्र दिया गया है। मक्खी क्या करती है, उड़ती भी है और चलती भी है। तो चलती कैसे, अपने पैरों से, और उड़ती कैसे, अपने पंखों से। तो यह आपकी मक्खी का चित्र यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर पर घोड़ा। घोड़ा क्या करता है, चलता है। और कैसे चलता है, अपनी टांगों से चलता है। अब 10 है यहाँ पर मगरमच्छ। IMP है, बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए। मगरमच्छ, मगरमच्छ क्या करता है, चलता है और तैरता भी है। जमीन पर वह चलता है और पानी के अंदर तैरता है। तो चलने का जो कार्य है वह उसके पैरों से करता है, और तैरने का जो कार्य है वह अपनी पूंछ की सहायता से। बड़ा ही रोचक तथ्य है कि मगर कैसे पानी में तैरता है। तो मगर जो है अपने पूंछ की सहायता से पानी में तैरता है, और अपने इन पैरों की वजह से जमीन पर
चलता है। साथियों, वीडियो की लेंथ पर्याप्त हो चुकी है, इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पार्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप इसका पार्ट नंबर 2 वॉच कर सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आपने अब तक चैनल को एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। और इन वीडियोस को आप यदि देखते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, देन एक लाइक करना ना भूलें और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर जरूर करें और शिक्षक साथी बच्चों के ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।